दरअसल मार्च में शुरू हुआ कोरोना का प्रकोप आज भयंकर रूप ले चुका है। देश में रोजाना 50,000 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। अब तक देश में संक्रमितों का आंकड़ा 91 लाख से पार हो चुका है, जबकि 1,33,000 के करीब मरीज दम तोड़ चुके हैं। चिंता ये भी है कि पहले से तेज से रिकवर होने वाले मरीजों का ग्राफ गिरा है। नए मामलों में रिकवरी रेट तेजी से घटी है, जो चिंता का सबब है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। 2 चरणों में होने वाले इस संवाद कार्यक्रम में पीएम वीसी के माध्यम से कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के उपायों और वैक्सीन वितरण की तैयारियों पर बात करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2 चरणों में संवाद होगा, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सुझाव भी मांगे जाएंगे। आप 2 गज की दूरी, मास्क पहनने और अन्य नियमों का पालन भी पूरी निष्ठा से करें। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के पीछे एक्सपर्ट त्योहारी और शादी सीजन को जिम्मेदार मान रहे हैं। वहीं देश में अलग अलग हिस्सों में हुए चुनाव भी एक बड़ा कारण इसके बढ़ने का माना जा रहा है। देश के कई हिस्सों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। सीएम गहलोत लगातार कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। सीएम का कहना है कि प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों की जिंदगी बचाना है। बहरहाल कोरोना वायरस की वैक्सीन का सभी को इंतजार है। हालांकि अच्छी खबर है कि ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेक की वैक्सीन फेज 3 ट्रायल में 90% से ज्यादा असरदार रही। इस वैक्सीन का भारत में आखिरी दौर का ट्रायल चल रहा है। अगर सब कुछ तय समय पर हुआ तो अगले साल के शुरुआती महीनों में वैक्सीन भारत के मरीजों को दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक बार फिर कोरोना पर। कोरोना की जद बढ़ती जा रही है और निश्चित रूप से मुश्किलें केवल सरकारों की नहीं, आपकी और हमारी भी बढ़ रही हैं। कई मर्तबा ये बात कही जाती है कि अगर आपको आपके शरीर की चिंता नहीं, आपके जीवन की चिंता नहीं है, तो भला दूसरा क्यों करेगा। सरकारें अपना काम कर सकती हैं, लेकिन आपके जीवन को बचाने के लिए आप सबसे महत्वपूर्ण कड़ी। कई बार ये कही जाती है कि वैक्सीन आएगी जब आएगी, लेकिन आपका मास्क और डिस्टेंस ही आपका वैक्सीन है। प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए और यही बड़ी वजह है कि जयपुर सहित 8 शहरों को कर्फ्यू की जद में जाना पड़ा। रात को कर्फ्यू लगाया जा रहा है और केवल बात राजस्थान की नहीं है, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कई गुजरात, कई स्टेट हैं जहां रात्रि कर्फ्यू लगाया जा रहा है। ये सिर्फ कहीं ना कहीं हमारी खामी, कोताही, लापरवाही का ही नतीजा है। और जब विंटर सेशन के बाद विशेषज्ञों की राय है कि ये दायरा और बढ़ सकता है। जो आप गर्मी के दिनों में आप अपने आप को थोड़ा सा महफूज समझ रहे थे, लेकिन यहाँ अगर आपने लापरवाही की तो आपके लिए मुसीबत हो सकती है। एक जन सरोकार और आपको अवेयर करने के लिए और कहाँ क्या चल रहा है कोरोना में, उन तमाम परिस्थितियों को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए राजस्थान कोविड एडवाइजरी कमेटी के सदस्य डॉक्टर PR गुप्ता साहब हमारे साथ हैं। फोर्टी से पंकज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाजपा से आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ है। कांग्रेस से डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। गुप्ता जी, सर एक चीज यहाँ जानने की बात है कि कई लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, विंटर और समर किसी भी वायरस के इन्फेक्शन इफेक्ट के लिए क्या थोड़ा अंतर आता है इसमें? देखिए, ये निश्चित तौर पर विंटर और सर्दी में फर्क पड़ता है। गर्मी में क्या होता है कि लोग अलग अलग रहते हैं, लेकिन सर्दी में अक्सर एक ही कमरे में कई लोग एक साथ सोते हैं। तो भीड़ जो है वो आदमी से आदमी के बीच की जो दूरी है वो सर्दी में निश्चित तौर पर कम होती है। और जैसे सर्दी में अक्सर ये होता है कि लोग एक झुंड में इकट्ठे होके कई बार तपते भी हैं, खाना भी एक साथ खाते हैं। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जाती है निश्चित तौर पर सर्दी में कम होती है। दूसरा, ऐसा कहते हैं कि वायरस पर भी सर्दी का असर उल्टा होता है, वो वायरस मरता नहीं है। गर्मी में अधिक गर्मी होती है तो वायरस मर जाता है। जो ड्रॉपलेट हैं उनकी आर्द्रता भी जल्दी घट जाती है, इसलिए जो इन्फेक्टिविटी है वायरस की वो सर्दी में निश्चित तौर पर बढ़ेगी, क्योंकि जो वायरस की ड्रॉपलेट है वो ज्यादा दूरी तक जा सकेगी और ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकेगी। तो दोनों तरीके से है, वायरस अपना प्रभाव ज्यादा तरीके से छोड़ सकता है सर्दी में, और दूसरा जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी सर्दी में कम हो जाती है। तो दोनों कुप्रभाव से सर्दी में वायरस का प्रसार ज्यादा होगा। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और यही एक ऐसा समय है कि अगर आप लापरवाह रहेंगे तो निश्चित रूप से आप खुद की जान के साथ साथ दूसरे की जान को भी जोखिम में डाल सकते हैं। मैं पंकज गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। रात्रिकालीन कर्फ्यू शुरू हो चुका है और हालात ये रहे तो, क्योंकि कई राज्य कर्फ्यू की ओर जा रहे हैं, तो अगर ऐसी परिस्थिति दुनिया के कई मुल्क वापस से लॉकडाउन की ओर जा रहे हैं, एक जगह हेल्थ इमरजेंसी लगा दी गई है, तो व्यापार निश्चित रूप से एक प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन इस कर्फ्यू से कुछ असर पड़ रहा है? देखिए, व्यापार में एक्चुअल में डर और भय का माहौल जब भी होगा तो खुल करके आप ना तो किसी एक्टिविटी को कर सकते हैं। व्यापार भी एक मानव एक एक्टिविटी का एक हिस्सा ही है। अगर व्यापारी सही तरीके से सिस्टमेटिक रूप से शांत मन से काम करेगा तो बहुत अच्छा दिमाग से अगर वो काम करेगा तो व्यापार निश्चित रूप से बढ़ेगा। क्योंकि लेकिन जैसे जैसे वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है और इसके अलावा कर्फ्यू और इस तरह का माहौल अगर रहेगा लगातार, तो इस भय के माहौल में व्यापार पे 100% फर्क पड़ेगा। दिवाली और उसके आसपास जितनी भी सेल रही और जो एक बहुत अच्छा माहौल रहा और बहुत अच्छा पैसे का एक फ्लो रहा, मनी फ्लो रहा, उस पर असर तो 100% आएगा। क्योंकि सुबह भी आपको रिस्ट्रिक्शन है कि आप इतने बजे से दुकान नहीं खोल सकते, शाम को भी रिस्ट्रिक्शन है कि आपको दुकान बढ़ानी है, तो हमेशा दिमाग में रहता है कि भाई शाम को अब 8 बजे मंगल करना है, मार्केट बिल्कुल सुनसान हो जाएंगे, तो 6 बजे से आप तैयारी शुरू कर देते हो। बहुत से रेस्ट्रिक्शन है, आपको इस तरह से रहना है। वो रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए ठीक है, लेकिन व्यापार पे तो 100% उसका असर है।
नुकसान तो व्यापारियों को 100% कहीं ना कहीं है, क्योंकि लोगों के दिमाग में भी भय का माहौल है। लोग भी इस समय परचेजिंग और खरीदारी करने पिछले कुछ दिनों से नहीं जा रहे हैं, जब से नोटिफिकेशन निकला है। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर है और जन टीवी के तमाम दर्शकों की ओर से हम उन्हें सादर और विनम्र श्रद्धांजलि भी देते हैं। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो गया है। 86 ईयर में उन्होंने अंतिम सांस ली है और वो कोविड से ग्रसित थे। उनको कोविड हो रखा था अभी और उसी की वजह से उनकी जान चली गई। 5 बार वो सांसद रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और निश्चित रूप से राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति कही जा सकती है। उन्हें सादर नमन। मैं आशीष चतुर्वेदी जी आपके पास आना चाहूंगा। एक बात आती है सामने कि भीड़ को कम किया जाए, धारा 144 लगाई जाती है, कर्फ्यू लगा दिए जाते हैं, लेकिन इसी बीच कोई मैरिज कर रहा है, किसी के कोई फंक्शन है तो उस पर बड़ी पाबंदी होती है। लेकिन राजनीतिक दलों के आयोजन पर मुझे लगता है कि ये क्या आंख मिचौली है कि किसी की भी सरकार हो, बड़े आयोजन कोई भी कर सकते हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं होती। चाहे राजस्थान की बात कर लीजिए और कहीं दूसरे जो राज्य हैं वहां की बात कर लीजिए, बेधड़क आराम से कर लेते हैं। क्यों कोरोना, हम तरुण गोगोई साहब हैं, उत्तर प्रदेश के 2 मंत्री हैं, ये लोग जान गंवा चुके हैं। लाखों लोग, 1,33,000 हमारे हिंदुस्तान में ही दम तोड़ चुके हैं। तो ऐसा क्या है कि राजनीतिक दल थोड़ा सा इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, अपने प्रोग्राम्स को पोस्टपोन नहीं कर सकते? ये प्रोग्राम भी तो टाले जा सकते हैं। लोग अपनी मैरिज टाल रहे हैं, किसी को गर्मी में करनी थी तो सर्दी तक इस उम्मीद से के साथ में उन्होंने टाल दी। शायद हो सकता मौसम माहौल सब ठीक होगा, नहीं हो रही तो उसे 1 साल के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रही है। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो तरुण गोगोई जी को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं मैं। और जहां तक बात आप राजनीतिक एक्टिविटी की कर रहे हैं, तो देखिए अभी चुनाव चल रहे थे, दीपावली का सीजन था, तो सरकार को कहीं ना कहीं इसका ध्यान रखना चाहिए था कि कोविड के केसेस बढ़ेंगे तो सरकार को टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए थी। अगर हम टेस्टिंग के मामले में देखें तो राजस्थान कई प्रदेशों से बहुत पीछे आ गया है। शुरू में टेस्टिंग राजस्थान में निश्चित रूप से ठीक हुई, लेकिन अब हमसे छोटे छोटे राज्य तेलंगाना, उड़ीसा, हरियाणा, यहाँ पे टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और राजस्थान में अभी तक भी हम टेस्टिंग का जो हमारा पीक है कि हम 50,000 करें, वो नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों के बाद मेरे पास आंकड़े हैं कि कल 29,000 टेस्टिंग हुई है, उसके पहले 30,000 हुई है, उसके पहले 27,000 हुई है, और देखिए 17 तारीख को तो केवल मात्र 13,000 टेस्टिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं हमको ये चीज़ें, टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग में कहीं ना कहीं सरकार को अपना जो फुल जो कैपेसिटी है उसको करना चाहिए। और दूसरी बात आप कर रहे हैं राजनीतिक लोगों की, तो देखिए मैं पिछले 3 दिनों से खबरें पढ़ रहा हूँ, निश्चित रूप से अजमेर की खबरें मेरे पास आती हैं कि वहाँ 18 तारीख से हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी पंचायत चुनाव की वजह से कैंपेन कर रहे थे, और ये खबरें निरंतर आ रही थी कि वो मास्क नहीं पहन रहे हैं। ये खबरें ऐसा नहीं कि आज पता पड़ी हैं, 19 तारीख को भी ये खबर थी, 20 को भी खबर थी, 21 तारीख को भी खबर थी कि वो अजमेर जिले में केकड़ी, सरवाड़, जहाँ पे चुनाव होना है, सावर में पंचायत समितियों के वहां पे व्यस्त हैं। दलों की बात कर रहा हूँ, आप लोग तो एक पे उछाल रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ सारे राजनीतिक दल। जी बिल्कुल। देखिए वो अगर प्रदेश के, देखिए अगर वो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं तो उनको एक मैसेज देना चाहिए। देखिए आप, मैं बिल्कुल रूप से, अगर भारतीय जनता पार्टी का भी कोई नेता ऐसा कर रहा है तो निश्चित रूप से गलत कर रहा है। देखिए अगर आप इतने जिम्मेदार पद पर होकर के इस तरह का आचरण करेंगे तो पब्लिक में क्या मैसेज आएगा? जिम्मेदारी होनी चाहिए, हम इसी बात की दरख्वास्त करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, चाहे वो नेता बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, निश्चित रूप से जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप बताइए, आप योगेंद्र जी, आप आशीष जी वापस लौटूंगा आपके पास में, वरुण पुरोहित जी के पास जाऊंगा एक बार में। वरुण जी आपके पास आना चाहूंगा, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस पे? क्योंकि नेग्लिजेंसी किसी की भी हो, समाज का, आप अगर राजनीतिक दलों के नेता हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी हो, वह भी समाज का ही अंग है, एक इंसान पहले हैं वो। तो ये एक लापरवाही साफ देखी जाती है कि कोई कैंपेन में भीड़ जुटा रहे हैं, कोई हाथ हिला रहा है, ये सब क्या है? कुछ थोड़ा सा इसे चेंज नहीं किया जा सकता प्रोग्राम्स को?
योगेंद्र जी, सर्वप्रथम हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तरुण गोगोई जी को मैं हाथ जोड़ के विनम्र श्रद्धांजलि सादर नमन करता हूं। पार्टी की बहुत सेवा की उन्होंने, राजनीतिक क्षेत्र के, आसाम के, नॉर्थ ईस्ट के बहुत बड़े नेता थे वो। हमारी निश्चित रूप से हमारे पार्टी को उसकी क्षति पहुंची है और हमें दुख भी है। अभी मैं आपको बताऊं, हमें हमेशा अपन ने जब भी कोरोना की बात की, सबसे ज्यादा कोरोना पे डिस्कशन जब भी हुआ डिबेट में, मैंने सोशल डिसिप्लिन और पॉलिटिकल डिसिप्लिन की बात की। अब भारतीय जनता पार्टी के अभी नाराज होंगे बात से, ये इनके दिमाग से पॉलिटिकल जो इन्फेक्शन है वो निकलता ही नहीं है। डिबेट स्टार्ट करते ही कांग्रेस की सरकारों को, कांग्रेस के नेताओं को कोसना शुरू कर देते हैं। और जैसे खुद तो कोई कहीं से अमेरिकन दूध आया होगा, नमस्ते ट्रंप ने भेजा हो, उससे दूध के धुले हुए हैं। ये आप मुझे बताइए क्या बात करते हैं हर डिबेट में। राजस्थान सरकार ने, अब आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने आज गुजरात सरकार को फटकार लगाई है, जहां से तो इनके प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी आते हैं। ये क्या बात करते हैं डिबेट में। ये इससे आप जो बात कर रहे हो पॉलिटिकल सोशल डिसिप्लिन इसलिए नहीं हो पा रहा, आप जब भी तो एक क्वेश्चन उठा रहे हो राजनीतिक दलों का। आप मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी ने अप्रैल मई जून में कोई मीटिंग करी क्या? एक भी। इनके नेता जून में 32,000 एलईडी लगा के आरंभ कर दी इन्होंने बिहार की कैंपेनिंग। तो दूसरी पार्टी क्या घर में सो जाएंगी क्या? इनको करने देंगी सब कुछ ये चाहेंगे जैसे। तो जब तक पॉलिटिकल डिसिप्लिन और सोशल डिसिप्लिन नहीं होगा, इस बीमारी का हल नहीं होगा। और ये डॉक्टर्स बैठे हैं, इनको मैं सल्यूट करता हूं। इनके पूरे हेल्थ वर्कर्स ने, पूरे हेल्थ से जुड़े हुए हर व्यक्ति ने अपनी जान जोखिम में डाल के देश को 135-34 करोड़ आदमियों को इसमें किसी भी तरह से बचाने का प्रयास किया। लेकिन पॉलिटिकल इनडिसिप्लिन और सोशल इनडिसिप्लिन के कारण ये स्थिति बिगड़ रही है। राजस्थान सरकार की इन्होंने फट से रघु शर्मा जी का कर दिया। अब भैया आपके तो खुद के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री मास्क लगाते क्या स्पीच देते टाइम? पहले शुरू में जैसे अंगोछा बांध रहे थे। तो लेकिन मैं नहीं जाना चाहता इतनी छोटी बातों में, क्योंकि पॉलिटिकल चीज होगी तो ये सुधरेगी भी नहीं। सोशल डिसिप्लिन जब तक नहीं होगा योगेंद्र जी, जब तक ये चीज नहीं सुधरेगी। अब बात अपन अभी गुप्ता जी बात कर रहे थे आर्थिकी की, हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस चाहे किस आदमी ने भी किया या इनकी सरकार से हुआ, जैसे वो अब अलग मैटर हो गया, वो तो सबको पूरे देश को पता है। लेकिन इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस इतना जबरदस्त है कि राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों को उसको भी देखना आवश्यक हो रहा था। ऐसी हालत हो गई थी अगस्त तक, जिसका कोई मतलब, ये व्यापारी ज्यादा बता पाएंगे, कोई आपको दुकानदार बता पाएंगे। ऐसी हालत हो गई थी अगर नहीं खोलते लॉकडाउन को तो लोगों की वैसे मरने की नौबत आ जाती। लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के 2-3 महीने में ये देखा गया कि आर्थिक चाहे 10% 15% संभली हो, काफी कुछ संभली है। रुपए का रोटेशन भी आया है, लोग निकले भी थे। लेकिन ये डर जो था ना, डर खत्म हो गया। इस कारण से, डर खत्म होने से क्या है, लोग वापस से भीड़ भाड़ में घूमने लगे। तो एक्सपर्ट से राय करके, हर राज्य सरकार ने एक्सपर्ट से राय करने लग गए हैं। पहले तो नहीं कर रहे थे हमारे राज्य सरकार के अलावा। तो लोगों ने राय करी और आप देखिए डॉक्टर्स की राय के अनुसार आपके नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा। लेकिन मैं फिर भी एक प्रश्न उठाता हूं, चाहे मेरी सरकार हो चाहे किसी, रात को आज आप सर्दियों का जमाना आ गया, टेम्परेचर कम हो गया, तो आप देखिए 8-9 बजे बाद तो वैसे ही 70-80%, उसको मैं नाप नहीं सकता, 80% 90% कर्फ्यू रात की सड़कों पर वैसे ही हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ी डॉक्टर साहब से पूछिए, ये होना चाहिए सुबह 6 बजे से जो 8 बजे के बीच की गतिविधि है, बाजारों की गतिविधि है, सरकारी ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस है, रोड का ट्रैफिक है, इसके लिए जब तक कोई नई गाइडलाइन नहीं बनेगी, जब तक वो तो दिन में स्प्रेड हो जाएगा लोगों का। जब तक आपस में कनेक्शन नहीं, अपन सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात करते हैं उसकी कनेक्टिविटी नहीं तोड़ेंगे, आर्थिक चीज को ध्यान में रखते हुए, हमको एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाना है और आर्थिक भी चलानी है, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा सिस्टम इवॉल्व करें। वापस जी, आवाज गायब हो गई योगेंद्र जी। आवाज नहीं आ रही योगेंद्र।
कुछ लगता है आपको कि एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर जा सकते हैं? क्योंकि कई मुल्क ऐसा कर चुके हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन इस समस्या का समाधान नहीं है। जी। जो समस्या का समाधान है वो तो यही है कि पब्लिक अपने जो दिमाग का इस्तेमाल करे और ये जो मास्क है, जो कि हमारी दूरी है, उसको तमाम समय पूरे फेस को ढकते हुए लगाए। मास्क का स्थान नाक और मुंह बंद करने के लिए है। मास्क ऐसे नहीं लगा सकते, ऐसे नहीं लगा सकते। मास्क को पूरा नाक और मुंह ढक के लगाएं और जब भी हम बात करना चाहें, अकेले हो, तब इस्तेमाल करें, तो हम बचाव कर सकते हैं। दूसरा, देखिए, प्रोफाइल का भी अंतर है। यदि मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठा है तो सोशल 6 से 8 फीट की दूरी होनी ही चाहिए। सर्दी में तो ये डिस्टेंस और भी बढ़नी चाहिए। लेकिन यदि मेरे साइड में कोई बैठा है तो ये सोशल डिस्टेंसिंग घट के 2 फीट ही हो जाती है। इसलिए जैसे अब मैं आपको बता रहा हूं कि अभी महिलाएं हैं, वो गीत गाएंगी शादियों में, तो महिलाएं आप अक्सर एक झुंड में बैठ के गीत गाती हैं। लेकिन उन महिलाओं को ये समझना होगा कि वो झुंड में ना बैठ के क्लास में एक बच्चे जैसे बैठते हैं ना, एक लाइन में पीछे दूसरी लाइन बैठ गई, फिर तीसरी लाइन बैठ गई, इस तरह से यदि बैठेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग की जो 6 फीट 8 फीट की जो सीमा है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह की ध्यान रखने की बात है। व्यापार आप करिए, मैं व्यापार के खिलाफ नहीं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क दोनों निहायत जरूरी हैं। मेरे पास मरीज आते हैं, सबसे पहले मास्क खोज के और ये बताना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, लेकिन वो जरूरी नहीं है। आप अपना परिचय जबान से भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीजें ध्यान में रखने की हैं कि मास्क का इस्तेमाल पूरी तरीके से करें और सोशल डिस्टेंसिंग में ना केवल दूरी बल्कि प्रोफाइल भी देखें। फ्रंट प्रोफाइल में ये डिस्टेंस 6 से 8 फीट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। यदि साइड प्रोफाइल है तो फिर भी हम कम डिस्टेंस में काम चला सकते हैं। लेकिन अब जैसे महिलाएं गीत गाती हैं तो और फंक्शन महिलाएं करती हैं, शादी ब्याह है, बच्चे पैदा होते हैं तो उसकी जलवा वगैरह का फंक्शन होता है, तो उन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम शादियों में परोसकारी करते हैं तो एक पंगत में लोग बैठे हैं, बिल्कुल, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जो परोसने वाला है उसके मास्क है कि नहीं। सर एक चीज और, गुप्ता जी एक बात और जानना चाहूंगा मैं यहाँ पे। मास्क कोई सिंगल लेयर लगा रहा है, कोई डबल लेयर लगा रहा है, कोई 3 लेयर लगा रहा है, कोई N95 लगा रहा है, तो मास्क का भी कुछ है कि इसमें हाँ सिंगल लेयर आपको लगनी चाहिए, डबल लेयर? आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया। देखिए, सर्जिकल मास्क एक सबसे ऑप्टिमल मास्क है और इसको यदि सर्जिकल मास्क अवेलेबल नहीं है और हम कपड़े का मास्क इस्तेमाल करते हैं तो 3 लेयर का मास्क काफी है। लेकिन N95 मास्क आम पब्लिक के लिए नहीं है। N95 मास्क केवल डॉक्टर्स के लिए है जो कोविड पेशेंट्स को अटेंड करते हैं। यदि आम जनता N95 मास्क का इस्तेमाल करेगी तो वो उसको पूरी तरह से लगा के और दम घुट जाएगा उसका, तो वो वापस वही करेगी कि नाक के नीचे उतार लिया, मुंह के नीचे उतार लिया, गले में लटका लिया, उससे कोई फायदा नहीं है। मास्क, सर्जिकल मास्क या 3 लेयर का कपड़े का मास्क काफी है। जी, 1 लेयर या 2 लेयर वाले मास्क का कोई अभी औचित्य नहीं है? नहीं, 3 लेयर का मास्क तो होना ही चाहिए। और मैं बता रहा था कि जैसे पुरुषगारी में करते हैं तो उसका मैं क्लियर कर दूं कि जो खाने वाले हैं वो एक टेबल पे एक सीट में बैठे हैं, उनका मुंह तो मास्क लगा नहीं सकते, लेकिन जो परोसगारी कर रहा है उसके लिए अनिवार्य होना चाहिए कि वो मास्क लगाए, अदरवाइज वो एक आदमी सबको इन्फेक्ट कर सकता है। बिल्कुल आप तो सही इसलिए हाँ, प्रोफाइल का भी जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो हम एक ऐसे स्टेज पे आ गए हैं कि जहां अब ज्यादा अवेयरनेस की आवश्यकता है। कोई 2 लहर बता रहा है, कोई 3 लहर बता रहा है, तो उन लहरों से अगर बचना है आपको तो ये तमाम जो जतन कहते हैं जिसको वो करने पड़ेंगे आपको। तो हम हिंदुस्तान में या राजस्थान में अलग अलग जगह कोई सेकंड वेव बता रहे हैं, कोई थर्ड वेव बता रहे हैं, तो ऐसा कुछ है वेव का इसमें? नहीं, देखो वेव तो डेफिनेटली होती है। पहली वेव आती है, उसके बाद में एक अवेयरनेस आती है, लोग
जो बचाव के उपाय अपन अपनाते हैं, तो एक बार पहली लहर के बाद में केसेस कम होने लगते हैं, लेकिन कम होने के बाद में वापस लापरवाही बढ़ती है, और जो सेकेंड वेव आती है यूजुअली वो बहुत तगड़ी होती है। जैसे इंग्लैंड है, यूरोप है, अमेरिका है, वहां बहुत तगड़ी सेकेंड लहर चल रही है। और अपने हिंदुस्तान में अभी सेकेंड लहर जैसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन पहली लहर भी अभी शांत नहीं हुई। बिल्कुल, वो भी कह सकते हैं एक तरह से अपने पीक पे है। जी, चलिए मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खासकर, बात कर रहे हैं हम कोरोना की बढ़ती जड़। एक बार फिर मैं पंकज गुप्ता जी के पास जाना चाहूंगा। पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। कुछ ये बात सही है कि कोई भी किसी भी तरह का, अगर देखिए माहौल पे व्यापार डिपेंड करता है। माहौल अगर अच्छा होगा, खुशनुमा होगा, तो निश्चित रूप से काम होगा। बात केवल व्यापार की नहीं, हर क्षेत्र में ही। जैसे ही कोई डर होता है तो उसके बाद में स्थितियां थोड़ी सी अलग होती हैं। यहाँ एक सवाल है कि दीपावली को लेके बहुत बाजार आशान्वित था। हर व्यापारी को ये था कि दीपावली लक्ष्मी की पूजा होती है, तो वहां तक एक जैसे होता है ना कि एक चिराग दिखता है, उसके सहारे रात निकल जाती है, उसी तरह से दीपावली के बाद में, क्योंकि जो मैरिज सेशन है वो कोई बहुत ज्यादा अब की बार दमदार ऐसा रहा नहीं जो व्यापारी कहते हैं, वैसी हो भी नहीं रही है। तो अब मनोबल बढ़ता जा रहा है, टूट रहा है, या फिर एक उम्मीद कोई है अभी कि जिसको लेके हम बैठे हैं कि हाँ ठीक है नया साल आएगा या कुछ? देखिए योगेंद्र जी, असेंशियल गुड्स का व्यापार तो अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था। जो हम बात करते हैं शादियों का, मैरिज का सीजन है, तो उन पे कोई मतलब वास्तविक असर उन्हीं पे जाएगा। गोल्ड की परचेजिंग अब उतनी नहीं हो पाएगी क्योंकि कोरोना का इफेक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोगों के दिमाग में भय बढ़ चुका है। अच्छा, मैरिजेज में रेस्ट्रिक्शंस कर दिए। अब पूरी तरह से उल्लास के साथ जब फंक्शन मनाने का टाइम था, या पूरी तरह से उल्लास के साथ एक आदमी पूरी जिंदगी पैसे को जोड़ता है। मैरिज किसी परिवार में एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है, छोटा नहीं है। पूरे एक परिवार में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट व्यक्ति करता है अपने बच्चे, बेटे या बेटी की शादी में। तो उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट एकदम से कि भाई इतने मेहमानों को बुलाना है, इस तरह से करना है, तो उन रेस्ट्रिक्शंस का इफेक्ट परचेजिंग पे भी पड़ा है। बहुत से सपने, जो मैं ये ड्रेस लूंगा, ये लूंगा, बहुत सी चीजों पे रिस्ट्रिक्शन हो गया। फंक्शन जो 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन का चला करता था, पहले 15-15 दिन की मैरिज होती थी, ठीक है वो 5-7 दिन की होती, पर वो भी अब एकदम से बिल्कुल खत्म कर दिया आपने। आप सिंगल डे की मैरिज होगी, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन है कि इतने मेहमान ही आएंगे। तो परचेजिंग पे भी इफेक्ट है, कपड़े नहीं खरीदे जा रहे, तो बहुत सारी जगह फिर वो व्यापार में ही पूरा असर आएगा। पूरा असर पूरा व्यापार पे है। गोल्ड परचेजिंग पे इफेक्ट आना है, पूरा क्लॉथ्स परचेजिंग पे आना है, तो पूरी एक चैन डिस्टर्ब होगी। क्योंकि व्यापार एक्चुअल में केवल इतना सा नहीं है कि एक व्यापारी पे असर हुआ, कपड़ा परचेजिंग नहीं हो रही है या गोल्ड परचेजिंग नहीं हो रही, तो पूरी एक चैन डिस्टर्ब है। वो पूरी की पूरी एक चैन या पूरी साइकिल पे इफेक्ट है उसका। तो 100% जो दिवाली के बाद में एक पूरा, एक बहुत अच्छा जो व्यापार चलता है शादियों का, एक पूरा सीजन, अब ये पूरा सीजन ही डिस्टर्ब हो जाएगा। ये पूरा सीजन ही ऐसा चला जाएगा क्योंकि 2 या 3 महीने बहुत बहुत नेगेटिव असर आना है। मैं मान के चलता हूँ कि ये जो चीजें कहीं 100% होनी थी, ये 20-30% तक कहीं सिमट के रह जाएगी एक बार। जी। तो अभी कोई एक ऐसी उम्मीद, जैसे मैंने जिक्र किया कि दीपावली का एक भरोसा लेकर के चल रहे थे लोग कि हाँ दीपावली आने वाली है, तब तक हमें हिम्मत रखनी है। तो नेक्स्ट कोई ऐसा पॉइंट है जिसको लेकर के हम आशान्वित हों कि हाँ बिल्कुल अभी ये सीजन आना है हमारा, तो तब तक तो हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा? कुछ ऐसी कोई उम्मीद तो अभी रिसेंट निकट भविष्य में ऐसा दिख नहीं रहा, क्योंकि एक्चुअल में जैसा बार बार देखिए, एक्चुअल में कोरोना का पूरा जो नॉलेज साइकिल है, वो पूरा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या डॉक्टर्स के थ्रू चलता है। तो बार बार जैसे एक इफेक्ट खत्म हुआ, थोड़ा सा रिकवर हुआ, मार्केट रिकवर हुआ, स्टेबल हुआ, स्टेबल होकर के थोड़ी सी इकोनॉमी अप होनी शुरू हुई थी। एक हर व्यक्ति के दिमाग में एक अच्छा सा आशा की किरण जगी थी कि ठीक है अब सब कुछ नॉर्मल है। एकदम से मैसेज आने शुरू हो गए, सेकंड वेव आ गई है, सेकंड वेव का बहुत गलत असर, तब वो सब चीजें पूरी की पूरी, मैं कहूँगा इकोनॉमी नहीं, वो पूरे के पूरे सोशल सर्किल पे ही असर हो गया उसका। लोगों ने बाहर निकलना एकदम से कम कर दिया, फिर आपने कर्फ्यू लगा दिया, 144 आपने लागू कर दी। कई बड़े शहरों में तो एकदम से दोबारा वही मैसेज सुनाई देने लगे कि रोजाना डेथ रेट बढ़ रही है, ये सब चीज बढ़ रही है। तो एकदम से बाहर निकलना बंद हो गया। बहुत सारी चीजों पे असर सीधा परचेजिंग पे पड़ेगा, उसका पूरा व्यापार ही इफेक्ट होगा, हर चीज रुक जाएगी। जी बिल्कुल।
इसी बीच एक बात और मैं शेयर करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंगलवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। और एक भ्रम हमारे यहाँ कई बार पैदा हो जाता है कि जैसे अभी भी कि मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई मंत्रिपरिषद की, उसमें कोई फैसले करने थे कि कोरोना को लेकर के ले सकते हैं, फ्लैश चले, चैनल्स पे चले। लोगों ने देखा कि लॉकडाउन राजस्थान में फिर लग सकता है, लोग खरीदारी के लिए उमड़ रहे हैं, कभी कोई कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो, भ्रम बिल्कुल नहीं फैलाएं, ना कोई आवश्यकता है इस बात की। आप सही रहेंगे तो मुझे लगता है कि किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आशीष चतुर्वेदी जी के पास में एक बार फिर जाऊंगा। आशीष जी, एक बात और देखने को मिलती है कि अभी जैसे पंकज गुप्ता जी ने कहा कि हर आदमी जूझ रहा है इस वक्त कोरोना से, बेरोजगारी से, अपने काम धाम से। उसके बावजूद भी हमारे एक माहौल ऐसा बन जाता है कि राजनीतिक माहौल, जैसे कि उसके बिना काम नहीं चल सकता है। अगर अरविंद केजरीवाल ने वहां पे घाटों पे भीड़ इकट्ठी ना हो, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई सरकार को। आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि बिहार के हार की खींच मिटाने के लिए इन्होंने घाटों से अलग कर दिया। ये सब किसी भी चीज को अगर कोई स्टेप सरकार उठाती है, कल यानी मंगलवार को प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। अगर जीवन बचाने के लिए कोई कठिन निर्णय भी करना पड़ता है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई मेन मेक निकालना चाहिए। पब्लिक की तकलीफ का एहसास सबको होता है, पब्लिक का बुरा कोई नहीं चाहता है। तो फिर राजनीतिक दलों का ये भरोसा क्यों टूटता है? कम से कम बहुत ऐसे जो चीजें हैं उनको तो अवॉइड करना चाहिए कि इस पे सियासी बयानबाजी ना हो। देखिए योगेंद्र जी, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शंस लगाने की, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो डिसीजन लिए जा रहे हैं कोई पॉलिटिकल बेसिस पे डिसीजन लिए जा रहे हैं। चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, जहाँ जहाँ की सरकारों को लगता है कि रेस्ट्रिक्शंस लगाना है, लगा रहे हैं। और हमने जो अभी कर्फ्यू यहाँ पे लगाया है, इसका स्वागत ही किया है। मतलब ऐसा नहीं कि वो पॉलिटिकल विषय ही नहीं है ये। बिल्कुल आशीष जी, आप जैसे बहुत कम लोग हैं जो नहीं, मेरी बात सुनिए आप। योगेंद्र जी एक मिनट। मैं यहाँ कैसे कर रहा हूँ, देखिए आपकी पार्टी के नेता कहते हैं महाराष्ट्र में कि हम सड़कों पे उतरेंगे, मंदिर क्यों नहीं खोल रहे हैं। अगर कोई ऐसा लगता है तो हमें ये भरोसा तो रखना चाहिए कि कोई भी सरकार जो बैठी हुई, अगर आज कल प्रधानमंत्री अगर कोई भी डिसीजन करते हैं तो मुझे लगता है कि भरोसा रखना चाहिए देश को भी। निश्चित रूप से सबको रखना चाहिए। कर रहा है तो कर रहा होगा, बिल्कुल रखना चाहिए। और हम इसकी, मैं किसी को आलोचना नहीं कर रहे हैं। और जहां तक बात है ये रेस्ट्रिक्शंस लगाने की, तो रेस्ट्रिक्शंस का एक साइंटिफिक रीजन ये है कि क्या होता है कि अभी थोड़े से लोग लापरवाह से हो गए थे। थोड़ा सा दिवाली फेस्टिवल आया, लापरवाह हो गए, लोगों को लगने लगा कि केसेस कम हो रहे हैं। अब वापस जब आप इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, अखबार में आ रहा है कि सब 8 शहरों में कर्फ्यू लगा है, तो निश्चित रूप से वहां के जो निवासी है वो एक सावचेत तो होते ही हैं। उनका दिन में भी रेस्ट्रिक्शन, दिन में भी वही लोग जा पा रहे हैं जिनको लगता है हमें बहुत अर्जेंट काम है, जाना जरूरी, वही घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है, निश्चित रूप से इसका फर्क पड़ता है। और देखिए क्या है कि सरकार को कहीं ना कहीं निश्चित रूप से डर एक क्रिएट करना चाहिए, और जो एक्चुअल चीजें हैं ना वो आनी चाहिए। देखिए अब आप इसको राजनीति लेंगे, अभी वरुण जी इस पर नाराज भी होंगे, लेकिन अभी देखिए 13 तारीख को एक पत्रिका में खबर आई थी कि महामारी पर महाझूठ बोल रही है सरकार। देखो क्या होता है कि सरकार अगर सच भी बोले, अगर सरकार जो भी सच आंकड़े हैं वो आए कि साहब टोटल राजस्थान में इतनी डेथ हुई है। देखिए स्थिति ये है कि जयपुर में लगातार 1 डेथ 2 डेथ 1 डेथ 2 डेथ आप बता रहे हो, तो निश्चित रूप से लोग लापरवाह हो गए। उन्होंने कहा यार जयपुर में तो डेथ ही नहीं हो रही है। अब स्थिति ये है कि शमशानों में जब पता करते हैं तो पता पड़ता है कि टोटल एक सप्ताह में 200 डेथ जयपुर में हो रही है। अगर ये वास्तविक फिगर पब्लिश हो तो निश्चित रूप से जनता में डर बनेगा। अब स्थिति क्या होती है कि जनता जब शमशान पे जा रही तब उसको पता पड़ रहा है कि यहाँ तो क्यों लगी हुई है, तो हम वो स्थिति क्यों लेकर के हम शमशान पर जाएं जब जाके हमको पता पड़े। ये स्थिति तो अच्छे से पब्लिसाइज्ड होनी चाहिए कि साहब बहुत भयानक माहौल है, आप घर से बाहर मत निकलिए। टेस्टिंग कराने में देखिए कोई भी आदमी जब तक उसको कोरोना नहीं हुआ तब तो कोरोना को सीरियस नहीं ले रहा है, तो ये स्थिति खतरनाक है। हमको कोरोना से सतर्क रहना है और निश्चित रूप से भय का एक माहौल जो एक्चुअल है, क्योंकि भय स्थिति वाकई में भयावह है। ऐसा नहीं कि सरकार भय पैदा कर रही है, स्थिति वाकई में भयावह है। जनता को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और सरकारें हैं उनको जो एक्चुअल स्थिति है वो लानी चाहिए। अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेरे पास रिपोर्ट है, अजमेर में सरकारी आंकड़ों में 150 डेथ हुई है, एक्चुअल वहां 330 है। उदयपुर में 75 है, एक्चुअल 147 है। जोधपुर में 196 है, एक्चुअल 553 है। तो जब तक हम एक्चुअल फिगर जनता के सामने नहीं लाएंगे तब तक हम भय कैसे बनाएंगे?
जी, और तो सरकार सरकार, क्यों छिपाना चाहती है? क्यों, क्या लगता है आपको, क्यों छिपाना चाह रही है अब सरकार? देखिए ये सरकार अब कौन सा ऐसा प्रशस्ति पत्र लेना चाह रही है, तो सरकार के लोग बताएं ना। देखिए मैं जो आंकड़े बता रहा हूं, मैं अखबार से बता रहा हूं। वरुण जी चाहे तो मुझ पे मानहानि कर सकते हैं, लेकिन मेरे जो भी आंकड़े हैं वो अखबारों के आंकड़े हैं। पाली जिला हो, अजमेर जिला हो, भीलवाड़ा जिला हो, कोटा हो। मैं जवाब दिलवाता हूं आपको। वरुण पुरोहित जी, ये बात कई बार उठती है कि आंकड़े छिपाए जाते हैं, इससे कुछ हासिल होता है? एक तो मैं आशीष जी को बता दूं, इस पे मानहानि का मुकदमा बनता नहीं है। इस पे आप कोई डिसीटफुल चीज दिखाते हो तो उसका अलग धाराएं लगती हैं। और मुझे मैंने ऐसा आप जो शौक भी नहीं कि लगाए, ऐसे, मतलब मैं तो अरे भाई मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। आपके बीजेपी वालों की मानसिकता ही ऐसी रहती है कि भाई हम ऐसे बोले मुकदमे लगाए, हम इस चीज के नहीं, हम ब्रॉड माइंडेड लोग हैं। हमारी कल्चर अलग है कांग्रेस पार्टी। अब मैं बात कर रहा हूँ आंकड़े छुपाने की। आप मुझे बताइए, पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आंकड़े छुपाती है, उसका क्या रिजल्ट लोगे आप? इनको तो मैंने आपको कहा ना, पॉलिटिकल वरुण जी वो इन्फेक्शन आंकड़े बीजेपी दे वाले। नहीं रहे, दोनों में अरे अंतर भाई है। मैं बीच में आंकड़े नहीं बोला देना, आंकड़े आपके। छुपाने में आपके दोनों पॉलिटिकल में अंतर आप इन्फेक्शन समझिए, आप अंतर दूर तो करिए। समझिए ना आप आप। एक तो नहीं, बीच में बोला मत करो आप लोग बीजेपी वाले। वहां नहीं, आपको क्या पता नहीं, मेरे को नहीं समझ आया। जितने ही आपके आते हैं बीच बीच में बोलते हैं, खुद बोलते हैं तो पसंद नहीं करते, दूसरा बीच में बोले तो आपको कोई ट्रेनिंग देते हैं या समझा के भेजते हैं? ऐसा है, बीच में मुझे क्यों ट्रेनिंग बोलते हो देने की आप? जरूरत नहीं नहीं है। क्यों वरुण बोलते जी हो आप वरुण बीच जी में? वरुण जी नहीं क्यों चुप बोलते हो रहिए, आप चुप बीच में? रहिए, मैं चुप बोला रहिए, आपके आप बीच चुप में? रहिए, नहीं चुप आप क्यों रहिए, बोलते हो आप बीच में? चुप रहिए, पार्लियामेंट में आंकड़े मुझे मत छुपा रहे हो तो सिखाइए, आप बोल मुझे रहे मत हो बीच में? सिखाइए। वो नहीं आंकड़े क्यों दे बोलते नहीं हो रहे आप हैं, बीच में? क्यों क्यों पार्लियामेंट कर में रहे हैं आप? आपके चुप रहिए, प्रधानमंत्री चुप रहिए वरुण जी, आपके चुप प्रधानमंत्री रहिए। ने आंकड़े छुपा आपको लिए। मत बताइए, आप बीच में मुझे आपसे बोलते हो, सीखने की जरूरत आप नहीं है। ये पॉलिटिकल वरुण जी, दूर मुझे नहीं हो पा सीखने रहे की हो। जरूरत नहीं है आपसे, इनको क्या मुझे ट्रेनिंग है जरूरत मुझे नहीं नहीं पता है है। योगेंद्र आप जी। बताइए ना। आप इनके बीजेपी हाँ, ऑफिस जाके पता करिए इस बात को, रिसर्च करिए इन लोगों को, ये क्या करते हैं बीच बीच में आकर के। आप आपसे खुद सीखने की छुपाते हो जरूरत नहीं है पार्लियामेंट में मुझे, आंकड़े। ये आपसे सीखने की आईसीएमआर जरूरत नहीं आपकी है। निंदा करता है। आप पूरे देश के आईसीएमआर ने साफ हो निंदा रहे की हो, है इसके आपकी। साफ हो रहे हो आप। पार्लियामेंट आपको सीखने की छुपाते हो जरूरत आंकड़े। नहीं है। अपने को आशीष बदलने जी, नहीं मैं देना आपको वापस चाहते। लौटूंगा। एक बार वरुण पुरोहित जी को अपनी बात कहने अरे दीजिए, मैं भाई आपके पास भी आप लौटूंगा। जाके रिसर्च करियो, आप जाके रिसर्च करिए इनके ऑफिस में। ये क्या इनको सिखाते हैं, मेरी समझ में नहीं आती आगे बात। तो बढ़िए, आगे तो बढ़िए वरुण जी, आगे बढ़िए। पार्लियामेंट में जब आंकड़े छुपाए जाते हैं, केंद्र सरकार छुपा रही है पूरे देश से, वो सबसे बड़ी महान चीज है। सबसे बड़ी ये इस सदी के महानायक जो बनना चाह रहे हैं वो छुपा रहे हैं। आप मुझे बताइए, आईसीएमआर जैसी संस्था निंदा कर रही है हेल्थ वॉरियर्स के, इन्होंने आंकड़े छुपाए। जब इन्होंने कहा मैं पॉलिटिकल बात कर नहीं रहा था डिबेट में, पर ये तो करना ही वही चाहते हैं, इनके इन्फेक्शन ही दूर नहीं हो रहा इस चीज चलो का। आगे तो बढ़ो, मुद्दे पे आओ। मुद्दे पे मैं कह रहा हूं, इस चीज को जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, उसके चेयरमैन एनडीएमए के होते हैं प्रधानमंत्री। तो जी, जहाज का जो नाविक होगा वो जहां जहाज को घुमाएगा जैसे ही चलना पड़ेगा देश को, आप उससे अलग तो जा नहीं सकते हो। अब रही बात राज्य सरकारों की, राजस्थान सरकार की, आज भी जो कितना ही निंदा कर ले, कितनी क्रिटिसिज्म कर ले, अंदर से फ्रस्ट्रेशन निकाल ले, राजस्थान सरकार की वाहवाही, उसकी तारीफ डब्ल्यूएचओ और यूरोप के देश भी कर रहे हैं। हमने नो मास्क नो एंट्री की जो बात शुरू करी डॉक्टर्स से सलाह करके, हमने डायरेक्ट नहीं करी अपनी मन से कि थाली कटोरे बजा लो 21 दिन में कोरोना चल जाएगा, महाभारत देख लो, ये सब नहीं करी। हमने डॉक्टर से, एक्सपर्ट से राय करके ये चीज लाए। उसको फिर प्रधानमंत्री ने, हमने 2 तारीख को गांधी जयंती को उसको लॉ में डाला, एक्ट में डाला। उसको फिर ये 8 तारीख को उसको जन आंदोलन बनाने की बात हमारे पीछे पीछे, मैंने इसको कोई क्रेडिट लेने की बात नहीं कही, उसको अप्रिशिएट किया यूरोप ने, पूरे वर्ल्ड ने, कि हम भी ऐसी चीज करेंगे। तो ये चीजें जो अब जैसे डॉक्टर गुप्ता ने बताई, जब तक कि अब जैसे कल से मैंने नोट किया, जैसी कर्फ्यू की बात होती है ना, 7 बजे ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा एकदम से 50% कम होने लग जाता है, नहीं तो रात को 9-10 बजे तक भी जगह जगह हल्ला गुल्ला कर रहे थे। तो ये डर, जब तक, ये सही कह रहे हैं सरकारें डर नहीं बनाएंगी, जैसे कोई छापामारी करे, पुलिस अचानक से सील करे उस इलाके को, उसकी चेकिंग करे, ऐसी जब तक कोई एक इवॉल्व नहीं करेंगे मैकेनिज्म, पब्लिक में डर नहीं बैठेगा। क्योंकि हमारे पे, मैंने आपको हमेशा कहा, सोशल डिसिप्लिन हमारे देश में नहीं है। सोशल डिसिप्लिन अब होगा भी कैसे, आप बताइए। नोटबंदी की बार बार लोग ये मानते नहीं, नोटबंदी से घर का पैसा आपने बैंकों में निकाल लिया, उसके बाद इनकम हुई नहीं, ये तो सत्य है, इसमें पूछने की बात ही नहीं है। तो पैसा खर्च हो गया तो इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस होएगा, आदमी का मानसिक रूप से परेशान हो गया, वो भागेगा कहां से लाएगा, बच्चों को रोटी रोजगार नहीं है तो बच्चों के लिए रोटी के लिए निकलेगा। उस चीज को अगर हम डर बनाएंगे तो वो डर बचा हुआ भी खत्म हो जाएगा। तो हमको कोई ऐसा सिस्टम इवॉल्व करना पड़ेगा कि इकोनॉमी की भी खतरा नहीं रहे लोगों को, खासतौर से मिडिल क्लास को और लोअर क्लास को। इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है, वो भी नहीं रहे, और डर भी रहे कि वो सोशल डिसिप्लिन में भी रहे। ये चीज तो डॉक्टर से राय करके प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन ही निकालेगा, और वो निकालना आवश्यक है। मैं इसी सुझाव की बात कर रहा हूं। एक मैं आपको मीडिया को भी सुझाव देता हूं, अपन डिस्कशन डिबेट तो वीकली या 2-3 दिन से करते हैं योगेंद्र जी। अगर ये एक्सपर्ट डॉक्टर्स का पैनल बना के हम रोज दिन में आपके, मैं नहीं जानता कैसे चलता है मीडिया, लेकिन अगर सुबह दोपहर शाम अगर अलग अलग डॉक्टर्स के चाहे 2-2 मिनट के क्लिप हो, वो अगर हम प्रसारित करें सारे चैनल्स, क्योंकि चैनल ही देख रही है पब्लिक इस समय, तो वो अगर हम प्रसारित करें सारे चैनल्स पे, तो इसका भी एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। स्वागत योग्य आपका सुझाव, हम जरूर करेंगे इस पे गौर। जी, जी। मैं डॉक्टर गुप्ता जी के पास वापस जाना चाहूंगा एक बार।
गुप्ता साहब, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि केवल अभी जो कोविड का दायरा बढ़ता जा रहा है या इन्फेक्शन रेट जो बढ़ती जा रही है, केवल बस एक हम अगर मास्क नहीं लगा रहे हैं यही एक वजह है कि बॉडी के कहीं और भी आंख हैं, कान हैं, क्या इनसे भी जा सकता है? कई बार लोग ये कहते हैं कि मास्क तो मैंने लगा रखा था, मैं तो कहीं निकला भी नहीं हूं, फिर भी मेरा इन्फेक्शन आ गया। योगेंद्र जी, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं इस प्रश्न को बहुत गंभीरता से ले रहा हूं। जी। ये सही है कि वायरस की एंट्री छूने से भी हो सकती है, लेकिन जो 95 to 98% वायरस की एंट्री होती है वो मुख और नाक द्वारा संक्रमित मरीज की छींक, बोलने से या खांसने से जो ड्रॉपलेट्स बाहर निकलती हैं उनको सूंघने से ही होती है, 95 to 98%। इसलिए जहां तक छूने या आंख में ड्रॉपलेट डलने से इनसे है वो हो सकता है, लेकिन बहुत कम है। मेन जो समस्या है वो मास्क की ही मानता हूं मैं। यदि हम जनरल पब्लिक इन जनरल सभी मास्क पहन लें प्रॉपर तरीके से, मुंह और नाक ढकते हुए, तो 95 to 98% इस कोरोना के चेन को हम रोक सकते हैं। अभी जो बात आई थी कि मतलब प्रशासन क्या कर सकता है, मेरा ये सुझाव है कि खाली जुर्माना अनाउंस करने से या पुलिस की गश्त लगाने से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। मेरा ये मानना है कि पब्लिक के मन में ये डर होना चाहिए। हमारी जनता खाली प्रचार प्रसार से नहीं मानेगी, उसको तो पुलिस का डर होना चाहिए कि पुलिस आ जाएगी, बस इतना काफी है। पुलिस आए नहीं ये जरूरी नहीं है। ये डॉक्टर साहब, लेकिन वैसे ही बात हुई कि हेलमेट लगाना आपके जीवन के लिए ज्यादा जरूरी है, चालान से मत डरिए। लेकिन जब तक ये लोगों में धारणा नहीं बनेगी कि बीमारी है, अगर इस बीमारी से बचना है तो आपको मास्क लगाना ही होगा, और मास्क की भी क्वालिटी होनी चाहिए। अभी जैसे ISI मार्का का हेलमेट लगाना ही है, शायद मार्च से ये शुरू करने वाले हैं, तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि 3 लेयर एटलीस्ट, या मार्केट में सिंगल लेयर मास्क ही बिक रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब इन पे कंट्रोल भी करना बहुत जरूरी है। एक आदमी है सिंगल लेयर मास्क खरीद लेता, वो देखता है मास्क है, पुलिस वाला भी देख रहा, चलिए मास्क लगा रखा है, अब उसको खोल के तो कोई देखेगा नहीं। मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत जरूरी है कि मास्क का भी एक लेवल होनी चाहिए। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, आपका ये मुद्दा भी बहुत अच्छा है कि मास्क की क्वालिटी कौन तय करेगा, लेकिन इसमें निश्चित तौर पर न डॉक्टर्स कुछ कर सकते हैं न पब्लिक कुछ कर सकती। ये तो मैं इसको पूर्णतया सरकार की जिम्मेदारी मानता हूं कि सरकार इस बारे में उचित निर्णय ले, उसकी क्वालिटी की समय समय पर जांच करे और केवल गुणवत्ता वाले मास्क ही बाजार में आए। तो एक सवाल है मेरा, एक ये भी चर्चा रहती है कि एक तरफ तो ये चर्चा है कि सेकंड वेव चलना शुरू हो गई, कई जगह थर्ड वेव चल रही है, लेकिन कुछ लोगों ये भी एक भ्रांति कहें कि सच्चाई है इसमें, कुछ वायरस जो है उसका इन्फेक्शन जो रेट है वो कम हो रहा है, यानी कि अब असरदार कम हो रहा है वायरस, ऐसा भी कुछ होता है? अभी तक की जो आंकड़े हैं उस हिसाब से तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि वायरस की इन्फेक्टिविटी कम हुई है या उससे होने वाली मोर्बिडिटी या मोर्टेलिटी कम हुई है। अभी तक के आंकड़ों से तो ऐसा नहीं लगता है। हालांकि वायरस अपनी प्रवृत्ति समय के अनुसार बदलता रहता है, और जैसे स्वाइन फ्लू था, घातक था, लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रवृत्ति इतनी कमजोर हो गई। लेकिन कोरोना के मामले में अभी तक की जो प्रवृत्ति है वो तो ये नहीं कहती कि कहीं इन्फेक्शन रेट कम हो रहा है, मोर्बिडिटी यानी बीमारी कम हो रही है या बीमारी कम घातक हो रही है, मृत्यु नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकारों ने व्यवस्था करके और इलाज के बारे में बहुत कुछ साधन जो उपलब्ध कर लिए, इसलिए निश्चित तौर पर मौतें कम हो रही हैं, कुछ मरीजों को हम बचाने में सक्षम है, लेकिन वायरस की प्रवृत्ति बदल रही है ऐसा अभी नहीं लगता। जी चलिए, पंकज गुप्ता जी के पास जाना चाहूंगा मैं। पंकज जी, यहाँ अवेयरनेस की बात भी आती है, बहुत सारी बातें हैं कि अवेयर होना बहुत जरूरी है, हम सभी के लिए भी जरूरी है, लेकिन जो लेबर चली गई, डर की बात भी आ रही है कि डर है, वापसी कर रही है। कुछ इंडस्ट्रीज तो ऐसी हैं कि बाहर की लेबर पे डिपेंड कर रही थी, अभी दीपावली पे बहुत सारे लोगों ने काम भी किया, और बात यही आ रही है कि लेबर की कमी है। तो उन लोगों में भी एक भरोसा पैदा करने की आवश्यकता है कि जो लोग वापस लौट सके, क्योंकि
देखिए क्या होता है कि लेबर भी जो होती है, कोई इंडस्ट्री चलाता है, वो चाहे छोटी यूनिट चलाए बड़ी चलाए, वो किसी व्यक्ति को स्किल्ड करता है कि मेरा काम स्क्रू वाला जो है यही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है, या पंप ड्राइवर है इसको हम इस तरह से तैयार कर सकते हैं। उन लोगों की वापसी के बारे में कुछ विचार किया जा रहा है कि इंडस्ट्रीज वापस ला सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों में अभी भी एक दहशत है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि बीमारी बढ़ती जा रही है, जगह जगह कर्फ्यू लग रहा है तो हम नहीं जाएंगे। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस चीज के लिए सरकार को पहल करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं एक ऐसा माहौल, एक विश्वास का माहौल जब तक नहीं बनेगा पूरी तरह से, तब तक वो लेबर जो जिसको इंडस्ट्रीज ने तैयार किया था, क्योंकि हर इंडस्ट्री अपने लिए बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट और पार्ट्स के लिए अलग अलग तरह के लेबर्स को तैयार करती है, या लेबर्स वहां पर काम करते करते जो रॉ लेबर्स हैं वो धीरे धीरे काम करते करते सीखते हैं। तो बहुत से जो टेक्निकल थोड़े से मैं अगर कैटेगरी वाइज करूं तो अनस्किल्ड से थोड़ा सा जो स्किल्ड लेबर है, जो किसी अविश्वास की वजह से छोड़ करके चला गया, एक बहुत ज्यादा भयंकर भय का माहौल रहा, हमने बहुत एक्चुअल में मैं कहूंगा कि वो बहुत गलत था, जो भी न्यूज हमने देखी सुनी, लेबर्स के साथ जो भी व्यवहार रहा, बहुत दूर दूर से कई कई 100 किलोमीटर की यात्राएं करके लेबर्स वापस पहुंचे हैं। तो एक जो माहौल है इंडस्ट्रीज के लिए वो बहुत ज्यादा सुखद तो अभी भी नहीं है, क्योंकि बहुत से लेबर्स, मैं मान के चलूंगा कि अभी भी 30-40% लेबर्स वापस नहीं आई हैं। अब उन सबको वापस लाने में कहीं ना कहीं एक बार सरकार का भी एक ऐसा माहौल, एक विश्वास का माहौल बनाना जरूरी है कि भाई आप अगर वापस आते हैं तो आप सेफ हैं, क्योंकि इंडस्ट्री पूरी तरह से अगर लेबर आती है तो इंडस्ट्री या व्यापारी खुद भी पूरी तरह से, या कोई भी इंडस्ट्री में जो ओनर हैं या पूरे का पूरा इंडस्ट्रियल जो माहौल है, वो उस लेबर को लेकर के पूरी तरह से मैं मान के चलूंगा कि अगर वो आ जाते हैं तो पूरी तरह से उसको रिटेन करना और वो पूरे माहौल के साथ उसको रख पाना आज भी इंडस्ट्री के लिए उतना नहीं है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक सरकार वो एक माहौल पैदा नहीं करेगी कि आप सेफ हैं, आप वापस जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे थे या किसी फर्दर इंडस्ट्री में आप आते हैं या किसी भी इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, तो आपकी वापसी की गारंटी, कहीं ना कहीं एक गारंटी की जरूरत है लेबर को कि उसका जीवन सुरक्षित है, या उसको वो माहौल मिलेगा जिस माहौल के लिए वो आता है, अपने पूरे परिवार को गांव में छोड़ करके आएगा, अपनी तो वो पूरी की पूरी आजीविका के सोर्स के लिए जिसके लिए वो आएगा, तो एक पूरा माहौल कहीं ना कहीं सरकार की भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि वो माहौल पूरी तरह से उसको नहीं दिया गया। जो अविश्वास अभी भी उसके मन में है, वो विश्वास पैदा करने की जरूरत है। व्यापारियों की तरफ से, मैं राजस्थान की शीर्ष संस्था 40 को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं अभी, तो हम लोगों की तरफ से तो बहुत सारे मेमोरेंडम निकाले गए, हम लोग आज कोशिश कर रहे हैं कि वापस जो इंडस्ट्रीज है वो रिटेन करें, पर नहीं हो पा रहा पूरी तरह से। यहाँ पंकज जी एक जानकारी और चाहूंगा कि ये विषम परिस्थितियां हैं सभी के लिए, सरकारों के लिए भी, मैं ये खारिज नहीं करता है कि सरकार भी हम पे डिपेंड करती है, लेकिन गवर्नमेंट्स का जो एक बिल्कुल आप लोगों के लिए सहयोगात्मक जो रवैया होना चाहिए, जिसे कहते हैं कॉपरेशन, वो कितना रहा? देखिए, मैं अगर राजस्थान की बात करूं जहां पे मैं हम लोग हैं, तो राजस्थान में तो माननीय गहलोत जी की सरकार का काफी बहुत अच्छा वो रहा है, बहुत कॉपरेशन रहा इंडस्ट्रीज को, उनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर पूरे ओवरऑल में पूरे कंट्री की बात करूं तो मैं मान के चलता हूं कि 20-30% तक अभी भी एक है कहीं ना कहीं लैक। अच्छा, फिर सरकार अपनी तरफ से कितना भी कर ले, कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी और एक सिस्टम पूरा का पूरा ऐसा होना चाहिए जिस पूरे सिस्टम से कंटिन्यू सपोर्ट मिले, क्योंकि पॉलिसी जो मैं मान के चलता हूं, अगर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो राजस्थान सरकार है, मैं उनकी तारीफ करूंगा, क्योंकि उनकी तरफ से बहुत से अच्छे सहयोगात्मक प्रयास किए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसका एक पूरा बैलेंसिंग रोल नहीं रहा, जो जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब रही उस पूरे ड्यूरेशन में। जी, क्योंकि मेरा सवाल ये इस वजह से था कि अब आने वाला जो टाइम आएगा, आज तो हम एक चिंता के अंदर, चलिए जान बची लाखों पाए, ये मान के चलते हैं कि जान है तो जहान है, एक हम इस उम्मीद के भरोसे चल रहे हैं कि चलिए हम जिंदा रहेंगे तो सब ठीक रहेगा, लेकिन आने वाला कल एक बड़ी बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा, विषमताओं का सामना करना पड़ेगा। तो इन तमाम जो चीजों को लेकर के ये सवाल मेरा इस वजह से लाजमी था। मैं आशीष जी आपके पास आना चाहूंगा, आने वाला जो कल है, जब हम कोविड से बाहर निकल जाएंगे, ये निश्चित रूप से आप हम सबके सामने एक परेशानी आएगी बेरोजगारी की, और सबसे बड़े सरकारों की तरफ सब देखते हैं कि गवर्नमेंट नौकरी देगी, लेकिन सबसे बड़े एम्प्लॉयर जो हैं वो आज भी प्राइवेट सेक्टर है। हम लोग अभी कभी कहते थे कि नौकरियां देंगे, नौकरियों से अवसर देने पे सरकारें कहने लगी नौकरियों के अवसर देंगे हम, ये वो प्राइवेट सेक्टर पे उम्मीदें इस वक्त सरकारों को भी हैं। जैसे पंकज जी ने कहा कि जो कॉर्पोरेशन मिलना चाहिए
वो कम से कम ऐसी स्थितियों में भी अगर कॉर्पोरेशन सरकारों का नहीं है तो बड़ी मुश्किल बात है ये तो। देखिए योगेंद्र जी, जहाँ तक हम बात कर रहे हैं तो लॉकडाउन लगा तो उसमें तो सारी चीजें बंद थी जी लेकिन अब जब से लॉकडाउन वापस अनलॉक स्टार्ट हुआ और सितंबर के और अक्टूबर के अगर हम आंकड़ों की बात करें, क्योंकि आप मेरी बात भी मत मानिए, जो आंकड़े हैं वो वास्तविक हैं। अगर हम जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो अक्टूबर में जो जीएसटी कलेक्शन था वो लास्ट ईयर अक्टूबर से ज्यादा रहा है। लास्ट ईयर कार की सेल की बात करें, टू व्हीलर सेल की बात करें, तो ये सारे वो आंकड़े जो आ रहे थे, चाहे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की हम बात करें और चाहे रेलवे के फ्रेट की बात करें, तो ये सब चीजें कुछ पॉजिटिव हुई थी। जैसे परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स होता है, कोर सेक्टर की बात करें तो वो 50 से ऊपर चला गया था, सर्विस सेक्टर का था वो 50 से ऊपर चला गया था, पूरे कंपोजिट की बात करें तो 54 था। तो कुछ आंकड़े अच्छे आ रहे थे। तो अभी पंकज जी ने भी कहा कि रिकवरी तो हो रही थी, ऐसा नहीं है। अब ये तो आने वाला समय तय करेगा कि कोरोना के किस महामारी वापस अभी नवंबर दिसंबर में क्या रूप दिखाती है। तो ऐसा नहीं है, मार्केट ने निश्चित रूप से रिकवर किया है और जो भी सरकारें हैं, राज्य सरकार, केंद्र की सरकार है, जहां भी उनको लगता है कि देखिए अल्टीमेटली हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है, अगर हम प्रायोरिटी देखें तो निश्चित रूप से इकोनॉमी एक प्रायोरिटी है, लेकिन उससे पहले हमारी एक जान जो है वो ज्यादा प्रायोरिटी है। सर आज नहीं तो कल, आने वाला जो कल होगा, क्योंकि एक बेरोजगारी एक हमारे सामने, क्या दुनिया के सामने मुंह बाए खड़ी हुई पहले से थी और कोविड की वजह से ज्यादा बढ़ गई। चले समय कम है, मैं एक आखिरी सवाल बस वरुण पुरोहित जी से करना चाहूंगा। वरुण जी, गवर्नमेंट कोई भी हो वो जनता के लिए ही योजनाएं बनाती हैं। कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं कि कुछ स्टेप सरकार के ऐसे होते हैं जिनको कहें कि सख्त हैं, कैसे टॉलरेट करेंगे इसे, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो जनहित में होते हैं, जनता उनकी तारीफ भी करती है, लेकिन वो धरातल पे इस वजह से नहीं उतर पाते हैं कि कोई ना कोई उस पर कुंडली मार के बैठता है और मॉनिटरिंग हो नहीं पाती है, जैसे भी पंकज जी ने बताया अभी। देखिए ऐसा है, मैंने आपको शुरू में कहा प्रशासन जो है जब तक आपके कंट्रोल में नहीं होगा जब तक आप ठीक नहीं चला सकते। लेकिन मैं पंकज जी की बात हो सकता है ये बता रहे हैं 40 के हैं तो इनको ज्यादा वो दिखा रहा हूँ, लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी भी राजस्थान की आप देखिए, इस पूरे राज्य हिंदुस्तान में सबने तारीफ करी ब्यूरोक्रेसी ने, इसमें हेल्थ मैनेजमेंट में जबरदस्त काम किया। अभी आप देखिए किसी को परेशानी कम से कम हो, मैं तो रोज मिलता हूँ सारे अधिकारियों से लेके पूरा स्टाफ इस चीज में लगा हुआ है। आप कितने तो कोविड पेशेंट हो गए बेचारे सरकारी कर्मचारी इतना काम करते करते, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे कि भाई सुबह से शाम तक चाहे पुलिस का हो, चाहे IAS हो, चाहे किसी भी लेवल का अधिकारी हो, उसने सबने काम किया। इसलिए हम उस पर इस समय ये खारिज नहीं कर रहे हैं, साफ कहना है कि जो काम किया जा सकता है वो बनाया ही इसी वजह से गया है कि आपको मैंने पहले डिबेट्स में भी आपसे डिस्कस किया, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, पंकज जी भी बैठे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस की जड़ में नहीं जाओगे जब तक उनके रूट कॉजेज में नहीं जाओगे, उनको सॉल्व नहीं करोगे, उनका इलाज नहीं करोगे, ये आने वाले 1 साल नहीं 2 साल नहीं 5 साल आप सॉल्व नहीं कर सकते। रही बात है हेल्थ डिसिप्लिन, सोशल डिसिप्लिन, आप डॉक्टर गुप्ता बैठे इनसे पूछ लीजिए जो रूट कॉजेज है ना इसके आपकी महामारियों के, आज कोविड आया 2 साल बाद दूसरा आ जाएगा, आप रूट कॉजेज में तो जा ही नहीं रहे हो। हम डिस्कशन करते हैं ये हो गया वो हो गया, इतने मर गए इतने जी गए, जब तक कि रूट कॉज में नहीं जाएंगे। रूट कॉजेज जैसे पान गुटखा है, इसको हम बंद नहीं कर रहे, पूरे पैन इंडिया बंद होना चाहिए, पान मसाला इनका मैन्युफैक्चरिंग बंद होना चाहिए। ऐसे जैसे पैथ लैब्स, नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल्स गली गली में खुल गए छोटे मोटे, अब वो उनके वेस्ट का मैनेजमेंट नहीं हो सकता, आप गली मोहल्ले में क्यों खोल रहे हो? आप विदेश जाओगे, मैं नहीं कहता कोई गए हुए होंगे सब आप लोग, वहां देखोगे तो इतना वेल प्लान्ड रहते हैं कि वो गलियों में अलाउ नहीं करते। वरुण जी जो है स्प्रेड जहां से बीमारी हो रही है, समय कम है वरुण जी, मैं क्षमा चाहूंगा समय कम है, तो लबोलबाब यही है कि कोरोना का दायरा बढ़ता जा रहा है, केसेस सामने आ रहे हैं, और कोरोना ये कह सकता हूं कि एक ऐसी बीमारी है कि जिसकी नजर में सब समान है। आप ये मत भूल के चलिए कि मेरी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है, मैं गांव से आता हूं या मैं शहर के उस कोने में, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, मैं पहलवानी क्यों, बहुत गलतफहमी है। हमें डर के रहना चाहिए, सावधानी के साथ में। अगर आप सावधान रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका जान कोई जोखिम में नहीं है, और अगर आपने लापरवाही की तो निश्चित रूप से आप अपने लिए, अपनों के लिए और दूसरों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस पर गौर फरमाने की आवश्यकता है, जब तक वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन आ भी जाती है तो आपको सावधान रहने की तो बड़ी जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।